हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12th होम साइंस सब्जेक्ट यानी गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 9 है आपका ये फैशन डिजाइन और व्यापार। इससे पहले के चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जो क्लास 12th एसपी न्यू ग्रुप नाम से। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स, जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं या जो भी वीडियो लिंक्स है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें हमारी जो एकलव्य स्टडी पॉइंट .com नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और लेक्चर के जो भी पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, फैशन डिजाइन और व्यापार। ठीक है, तो फैशन डिजाइन क्या होता है और व्यापार कैसे इससे संबंधित है। तो फैशन डिजाइन और व्यापार एक उत्साहवर्धक जीविका विकल्प है जो व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ उसकी रचनात्मक इच्छाओं को भी पूरा करता है। यानी अगर आप फैशन और डिजाइन से जुड़े हुए हैं, इसमें व्यापार में अपने वैकल्प देख रहे हैं करियर के, तो ये काफी अच्छे अवसर हैं। यहाँ पर आपको क्या होता है भाई, पैसे भी मिलते हैं, प्लस में आप बहुत सारे रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है, नई नई चीजें इन्वेंट कर सकते हैं जो लोगों को पसंद आए, और आपकी रुचि भी जो है इसमें काफी अच्छी रहती है। इसकी स्थापना अगर देखें तो वर्ष 1920 में पहनने के लिए तैयार वस्त्रों रेडी टू वियर के उत्पादन के साथ फैशन परिधान एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में स्थापित हुआ। यानी अगर हम देखेंगे 1920 में जो शुरुआत होती है कि भाई पहले से बने हुए कपड़े होते हैं, तैयार होते हैं, और एक जो साइज होता है स्टैंडर्ड साइज, उस साइज में बनाए जाते हैं कपड़े, और इनको खरीद कर पहनना जो था बहुत आसान था। तो एक नई शुरुआत होती है कपड़ों के क्षेत्र में। पहले क्या होता था भाई, कपड़े बनते थे, उनको एक नाप लिया जाता था, सिलवाया जाता था, उसके बाद लोग पहनते थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्या है भाई, एक जैसे कपड़े बहुत सारे बनते हैं, नई मशीनें वगैरह आ गई हैं, तो लोग बड़े पैमाने पर कपड़े बनाते हैं कि स्टैंडर्ड साइज में, और वो कपड़े जो होते हैं लोग खरीदते भी हैं। तो इससे क्या हो जाता है भाई कि उसको सिलाने का जो एक टाइम लगता है उसमें क्या होती है, बचत आती है। ठीक है ना, टाइम नहीं लगता है, और लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसको आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो बेचने वाले होते हैं इनको भी फायदा होता है कि भाई बड़ी मात्रा में ये सामान का उत्पादन करके उनको बेच भी सकते हैं। व्यापार क्षेत्र, इस व्यवसाय में डिजाइन, निर्माण, वितरण, विपणन, विज्ञापन, प्रसार व परामर्श जैसे क्षेत्रों में लाखों लोग कार्यरत हैं। तो आजकल आप देखेंगे व्यापार में जो है ये काफी ज्यादा फैला हुआ है। आप देखेंगे भाई व्यवसाय से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, इसमें भी एक करियर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद निर्माण करने वाले लोग भी इसमें करियर का ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, जो सामान बन जाता है उसको, सामान को बाजारों तक बेचना, वितरण करना, ठीक है ना, बाजारों तक पहुंचाना, ठीक है, और फिर उसका विज्ञापन करना ताकि वो कपड़े ज्यादा से ज्यादा बिके। तो ये सारे जो बहुत सारी चीजें हैं जो आज करियर के रूप में उभर कर आई हैं, अगर आप देखेंगे फैशन और डिजाइन के अंदर। ठीक है, साथ ही आप क्या करते हैं भाई, परामर्श भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं कि भाई परामर्श के तौर पर लोग जुड़े होते हैं, भाई किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह के कपड़े बनाने चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों में जो है एक व्यापक जो है करियर है। ठीक है ना, तो व्यापार के क्षेत्र में भी जो है आप देखेंगे फैशन और डिजाइन ने काफी बेहतरीन काम किया है। महत्व क्या है इसका, तो फैशन डिजाइन और व्यापार को समझने से हमें फैशन व्यवसाय के विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी अगर हम फैशन डिजाइन और व्यापार को समझ लें तो हमें काफी चीजें समझ में आ जाएंगी कि भाई किस तरह से ये व्यवसाय जो है वो काम करता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें उत्पादन प्रक्रिया होती है, यानी कच्चे माल, जो भी आपके परिधान कपड़े हो गए, सहायक सामग्री के उत्पादन की प्रक्रिया को समझना होता है। यानी जब आप इस व्यवसाय से जुड़ते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि भाई उत्पादन प्रक्रिया क्या है, कहाँ से कपड़ा मिलेगा, ठीक है ना, किस प्रकार का कपड़ा मिलेगा और किस तरह से उसको फिर बनाया जाएगा। तो उत्पादन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है वस्त्र निर्माण, यानी जब आप सामानों को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसके बाद एक वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को जानना जरूरी होता है कि भाई किस प्रक्रिया से उसको बनाया जाएगा, ठीक है ना, कौन कौन सी चीज उसमें इन्वॉल्व होंगी। फिर आता है शैली में परिवर्तन, यह समझना कि एक शैली फैशन में कैसे, क्यों और कब परिवर्तित होती है। तो शैली बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है फैशन के अंदर, क्योंकि भाई समय समय पर जो चीजें बदलती रहती है, तो शैलियां बदलती रहती हैं। तो ये जानकारी होना जरूरी है कि भाई कैसे उसको बनाया जाएगा और क्यों बनाया जाएगा और कब उसको बनाया जाएगा। तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, यानी शैली की जानकारी होना बहुत जरूरी है फैशन व्यापार के अंदर। खुदरा और विक्रय, खुदरा बिक्री के लिए फैशन की समय सीमा की उपयुक्तता का पता लगाना कि भाई कोई भी जो फैशन है वो ट्रेंड में कितने समय तक रहेगा, ठीक है, कितना इससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, इस चीज की भी नॉलेज होनी चाहिए।
जिसमें नियोजन और विक्रय सभी शामिल हों। कि भाई अच्छे से क्या करना चाहिए, प्लानिंग बनाना चाहिए, नियोजन करना चाहिए कि भाई कि ये ट्रेंड इस टाइम चल रहा है, ठीक है ना, ये कपड़े चल रहे हैं तो इनको मार्केट में लेकर आना है, किन किन क्षेत्रों में लेकर आना है, कहाँ पर डिमांड ज्यादा है, कितने लंबे समय तक ये चलेंगे, तो इन सब चीजों को जानना जो है बहुत जरूरी होता है। फैशन संबंधी शब्दावली, तो कौन कौन सी शब्दावली का यूज किया जाता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं फैशन क्या होता है। तो यह एक शैली या शैलियां हैं जो किसी विशेष काल अवधि में सबसे अधिक प्रचलन में रहती हैं। यानी कई चीज होती है ना, कई बार भाई देखते हैं आप कोई कपड़े जो होते हैं एकदम से ट्रेंड में आते हैं और उसके बाद वो कपड़े हर कोई जो होते हैं लेना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। तो फैशन क्या होता है कि एक विशेष काल और अवधि में क्या होता है, जो लोगों को ज्यादा चीजें पसंद आती हैं उसे ही क्या कहा जाता है, फैशन कहा जाता है। शैली क्या होती है, परिधान अथवा सहायक सामग्री की विशेष दिखावट अथवा विशिष्टता। यानी जो सामान बनाया जा रहा है वो किस शैली में बनाया जा रहा है, जो कपड़े बनाए जा रहे हैं वो किस शैली में बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उसे हम शैली कहते हैं। एक विशिष्ट प्रकार की, आप नेकलाइन कह सकते हैं या स्लीव कह सकते हैं। नेकलाइन मतलब वी शेप, यू शेप, किस तरह के जो कपड़े डिजाइन किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, जो लोगों को पसंद आ रही है आज के टाइम में, किस शैली को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो शैली जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है फैशन में। फिर आता है आपका फेड्स। फेड्स क्या होते हैं, अस्थाई फैशन जो कम समय के लिए होते हैं और जल्दी ही प्रचलन से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बैगी पैंट हो गए, फटी हुई जीन्स हो गए, बेमेल बटन हो गए, ठीक है। तो ऐसे कुछ फैशन आते हैं जो कुछ समय के लिए रहते हैं और उसके बाद जो होते हैं वो हट जाते हैं, तो उन्हें फेड्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है चिरसमत, यानी क्लासिक होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, वो हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो एक ऐसी शैली जो कभी पूर्णतः प्रचलित नहीं होती, लंबे समय तक स्वीकृत रहती है। इनकी विशेषता डिजाइन की सादगी होती है, ठीक है। तो डिजाइन जो होता है इनका बिल्कुल सादा होता है और लंबे समय तक ये चलते हैं, कभी खत्म नहीं होते। जैसे भारत में कुर्ता पजामा, साड़ी, कोट पैंट, ब्लेजर, जैकेट, तो ये सब चीजें जो है वो क्लासिक कपड़े होते हैं जो काफी लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। फैशन का विकास। फैशन का इतिहास वर्तमान और भविष्य के डिजाइन संबंधी निर्णयों में मदद करता है। कि भाई जो फैशन का इतिहास रहा है वो पहले और आज आप देखेंगे कि समय समय के आधार पर ये चीजें बदलती रही हैं, क्योंकि पुरानी धारणाएं अक्सर आज के फैशन के लिए निर्वेचित हो जाती हैं। तो कई बार आप देखेंगे भाई जो पुरानी चीजें होती हैं वो धीरे धीरे खत्म होती है और नई चीजें जो आती रहती हैं। तो ये जो है काफी पुराना रहा है, ऐसा ही नहीं है कि भाई कि फैशन का विकास जो है वो खत्म हो गया एक बार आने के बाद, ये निरंतर चलता रहा है, ठीक है। नई नई चीजें आती रही हैं तो फैशन का विकास होता रहा है पुराने समय से नए समय तक, ठीक है। अवधारणाएं बदली हैं, लोगों की रुचियां बदली हैं, तो इस तरह से फैशन भी जो है बदला है। प्रारंभिक काल और प्रभाव देखते हैं। तो प्राचीन यानी मध्यकाल की बात करते हैं, शैलियां लगभग पूरी शताब्दी तक अपरिवर्तित रहती थी। तो ये पुराना टाइम था, एक जैसे ही कपड़े प्रचलन में रहते थे, उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। नव जागरण काल की बात करते हैं, पश्चिम सभ्यता के फैशन परिवर्तन को बढ़ावा मिला। तो जब नव जागरण काल आया तो उस टाइम आप देखेंगे पश्चिमी सभ्यता में बहुत सारे बदलाव आए, लोगों की मानसिकता और सोच में बदलाव आए। तो उस समय कपड़े जो पहनावा था, फैशन था, उसमें भी आपको जो है बदलाव देखने को मिलता है। तीसरा, फैशन का केंद्र। 18वीं शताब्दी में फ्रांस का अंतर्राष्ट्रीय फैशन प्रभुत्व शुरू हुआ। तो 18वीं शताब्दी में आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फैशन है वो अपने एक दिशा में उभर कर आता है, ठीक है। लोग उसके बारे में देखते हैं, सोचते हैं, समझने लग जाते हैं और उस पर बात करते हैं, और पहनावों में भी आप देखते हैं उस टाइम बदलाव आता है। फिर देखते हैं औद्योगिक क्रांति के पूर्व जो फैशन क्या था। तो पेरिस फैशन राजधानी हुआ करती थी पहले। सम्राट लुईस 14वें और उनके दरबार की शाही शैली ने पेरिस को यूरोप के फैशन राजधानी बना दिया था। तो जो लुईस 14 थे उन्होंने जो था इस फैशन की शुरुआत करी। तो ये अगर आप देखेंगे उनकी जो पूरी राजधानी होती थी वो विशेष शैली के तरह के जो आप देखेंगे उनके जो दरबार होते थे, कपड़े होते थे, ये सब चीजें जो आई उस टाइम उभर कर कि भाई इन्होंने इन सब चीजों पर काफी ध्यान दिया। तो वो अपनी राजधानी को जो है एक फैशनेबल राजधानी बनाते हैं। फुटवर परिधान निर्माण की कला को कहा जाता है। तो उस समय आप देखेंगे औद्योगिक क्रांति से पूर्व जो फैशन था तो उसमें जो कुटवर होता था वो परिधान निर्माण की कला को कहा जाता है कि भाई परिधान निर्माण कैसे किया जा रहा है। तो इसमें दो तरह के होते थे, जो पुरुष डिजाइनर होते थे उन्हें कुटरियर कहा जाता था, जो महिला डिजाइन होती थी उन्हें कुटुरियरे कहा जाता था, ठीक है। तो ये उस टाइम आप देखेंगे कि उस टाइम लोग कपड़े के बारे में सोचने लग गए थे पश्चिमी यूरोप में, और उन लोगों ने क्या किया भाई कि विशेष तौर पर डिजाइनों को व्यवस्थित किया। जो डिजाइनर होते थे यानी जो कपड़ों को सोच समझकर डिजाइन करते थे, बनाते थे, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, ठीक है। तो नई तरह की एक सोच उस टाइम देखने को मिलती है आपको। वस्त्र हाथ से सिले जाते थे और व्यक्ति की नाप के अनुसार बनाए जाते थे। तो उस टाइम क्या था भाई, उस टाइम मशीनें वगैरह तो थी नहीं, तो हाथ से ही कपड़ों को बनाया जाता था, ठीक है। और नाप लिया जाता था भाई, जिस साइज का आदमी होता था उसके हिसाब से जो है वो कपड़े बनाए जाते थे। औद्योगिक क्रांति के बाद फैशन। तो आप देखेंगे औद्योगिक क्रांति के बाद जो फैशन था वो जो होता है बड़ी तेजी से विस्तार करता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, यंत्रों का आविष्कार होता है,
काटने वाले यंत्र और मशीनीकरणों ने कम समय में अधिक उत्पादन को संभव बना दिया। तो इस टाइम आप देखते हैं फैशन जो है वो बहुत तेजी से उभरता है, क्योंकि मशीनें आ जाती हैं और मशीनों से उत्पादन बढ़ जाता है और बाजार में कपड़े जो होते हैं पर्याप्त मात्रा में आने लग जाते हैं। सिलाई मशीन आई 1859 में। इसाक सिंगर द्वारा पैरों से चलने वाली पांव चक्की के विकास से हस्तशिल्प को क्या किया भाई, उसने एक उद्योग में बदल दिया। ठीक है, यानी कपड़े जो थे और तेजी से और ज्यादा मात्रा में सिले जाने लगे। तो मशीन ने क्या किया, कपड़ों को सिलना जो है और आसान कर दिया। टेनिसिस 1949 में लेवी स्ट्रॉम ने मजदूरों के लिए औजार रखने वाली जेबों के साथ पैंटें बनाई। यानी इस टाइम आप देखेंगे भाई नया ट्रेंड शुरू होता है, नया फैशन शुरू होता है कि भाई इस तरह की पैंट बनाई जाती है जिसमें मजदूर जो अपने हथियार रख सकते थे, जो डेनिम्स के नाम से लोकप्रिय हुई। ठीक है, आज भी आप देखते हैं डेनिम्स के कपड़े। यह एकमात्र परिधान है जो लगभग 150 वर्षों से एक जैसा रहा। ठीक है, तो इसमें कोई आप परिवर्तन नहीं देखते और ये देखते हैं कि भाई ये जो कपड़ा था ये निरंतर चलता रहा। ठीक है, और ये काफी लोकप्रिय भी हुआ उस टाइम में। रेडी टू वियर की शुरुआत देखते हैं इसी टाइम होती है। तो 1880 का जो दशक था, महिलाओं द्वारा ब्लाउज का प्रचलन शुरू हुआ, जो पहनने को तैयार कपड़े के निर्माण की दिशा में पहला कदम था। यानी पहले से तैयार कपड़े होते थे, बस उनको क्या होता था, पहनना होता था। ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड साइज में बनते थे, उनको सिलाने की भी जरूरत नहीं होती थी। 1960 प्रेट ओ पोर्टर यानी रेडी टू वियर कपड़े पहली बार आरंभ किए गए। ये फैक्ट्री निर्मित होते थे और मानक मापों में बेचे जाते थे। यानी एक मानक माप होता था, एक स्टैंडर्ड साइज बनाए जाते थे और उसमें ही इन कपड़ों को बेचा जाता था और बड़ी मात्रा में कपड़े बनते थे और फैक्ट्रियों में बनते थे। ठीक है, और बाद में बाजार में जाके ये बिकते थे। उत्कृष्ट फैशन आप देखते हैं तो इस टाइम जो फैशन था वो अपने बहुत ही चरम पर आ जाता है। यानी लोग जो है फैशन की नई नई चीजों का जो नई नई शुरुआत करते हैं, नई नई चीजों को बनाते हैं जो लोगों को पसंद आए। तो इसमें आप देखेंगे होते कुटियर, जिसमें येवस सेंट लेरेट पहले फ्रांसीसी होते कुटियर थे। तो इन्होंने सबसे पहले, अगर आप देखेंगे जो येवन सेंट लॉरेंट थे, इन्होंने सबसे पहले जो है शुरुआत करी थी किसकी, फैशन की। ठीक है, तो ये नए नए प्रकार के जो कपड़े लेकर आए थे और नए नए डिजाइन कर रहे थे, तो उस टाइम जो था ये काफी जो फेमस हुए और उन्होंने नए फैशन की जो है शुरुआत करी। विपणन और व्यापार का विकास 19वीं शताब्दी में मेलों और बाजारों के माध्यम से लोगों को मोल भाव करके वस्त्र खरीदने में सहायता मिली। यानी एक ऐसा टाइम था जब भाई वस्त्र पर्याप्त मात्रा में थे, बाजारों में बिकने लग गए और लोग क्या करते थे भाई, मोल भाव से कपड़ों को जो है वो खरीदते थे। शहरीकरण, शहरों में लोगों के बसने से अस्थायी दुकानें स्थापित हुई और वस्तुओं की बढ़ती मांग के कारण खुदरा दुकानें खुलने लग गई। अब क्या हुआ भाई, लोग औद्योगिकरण आ गया था, लोग शहरों में बसने लग गए थे, शहरों में संख्या ज्यादा थी तो कपड़ों की संख्या भी बढ़ी, तो बड़ी बड़ी दुकानें और छोटी छोटी दुकानें भी जो वहां पर लगने लगी। तो इससे क्या हुआ कि जो मांग ज्यादा हुई तो सामान भी जो है वो ज्यादा बनने लगे। फैशन चक्र समझते हैं क्या होता है। तो फैशन चक्र समय के साथ किसी भी शैली के बदलने को दर्शाता है। ठीक है, तो ट्रेंड एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है, तो इसे ही हम फैशन चक्र कहते हैं। इसका जीवन काल 5 चरणों में पूरा होता है और इसे बिक्री के संदर्भ में घंटी नुमा वक्र के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो फैशन चक्र को हम 5 तरह से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है शैली की प्रस्तुति, यानी फैशन डिजाइनर द्वारा नई शैली, चाहे वो रेखा, रंग, आकृति, कपड़ा बदलकर बाजार में लाना होता है। यानी वो नए तरह से कपड़ों को डिजाइन करके और बनाकर जो है वो बाजार में लेकर आता है। ठीक है, नई शैली में। उसके बाद क्या होता है, जब वो कपड़ा आता है तो उसकी लोकप्रियता में जो है एकदम से वृद्धि होती है। तो जब नया फैशन अधिक लोगों द्वारा खरीदा देखा जाता है तो यह लोकप्रिय होने लग जाता है। ठीक है, कोई भी नया आप देखते हैं भाई, जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी एक कपड़ा है जो मार्केट में बिल्कुल नया आया है, बिल्कुल ट्रेंड से अलग है, तो लोग कहते हैं भाई ये बहुत अच्छा है, इसको लेना चाहिए। ठीक है ना, तो लोग उसको लेते हैं, तो उससे क्या होता है, लोकप्रियता बढ़ती है। यानी एक बंदा लेगा, फिर दूसरा बंदा लेगा, तो देखते देखते जो है उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा चरण होता है ये। तीसरा, लोकप्रियता की प्रकाष्ठा, यानी एक ऐसा टाइम होता है कि भाई वो जो फैशन होता है वो लोग सबसे ज्यादा यानी अपनी प्रकाष्ठा पे टॉप लेवल पे पहुंच जाता है, उसके अलावा और कोई चीज बिकी नहीं रही होती है। तो फैशन सबसे ऊंचाई पर होता है। अन्य निर्माता इस फैशन की नकल कर कम मूल्य पर रूपांतरित उत्पादन बेचने लगते हैं। यानी इस टाइम क्या होगा भाई कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होगी और लोग क्या होंगे, उसको उनको मिल नहीं रहा होगा और वो खरीद नहीं पा रहे होंगे। तो इस टाइम में क्या होता है कि आप देखेंगे बहुत सारे जो अन्य निर्माता होंगे वो क्या करेंगे, उसकी कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कॉपी बनाएंगे, कॉपी जो होगी वो सस्ती होगी और लोग क्या होंगे, उसको लेने लगेंगे। ठीक है, यानी कमी हो गई है, लोगों को चाहिए भी, तो उनको जो सस्ता मिल रहा होगा बेशक से वो उस ब्रांड का नहीं होगा लेकिन उसके जैसा होगा, तो उसको भी लोग लेना क्या होते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, किसी भी एक जो सामान होता है उसकी लोकप्रियता की जो होती है वो प्रकाष्ठा होती है कि भाई हर कीमत पे व्यक्ति उसे लेना चाहता है। लोकप्रियता में कमी होना, अब क्या होगा, मार्केट में ये सामान जो है बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा तब क्या होगा,
रूपांतरित उत्पादों में भारी संख्या में चलन के कारण फैशन प्रिय व्यक्ति कुछ नया खरीदना चाहते हैं, पुरानी शैली को दुकानों पर कम दामों में बेचा जाता है। यानी अब कोई जो सामान है वो अपनी प्रकाष्ठा में पहुंच चुका है, उसकी डिमांड जितनी थी उससे ज्यादा क्या होती है, आपूर्ति हो जाती है। बहुत सारा सामान मार्केट में आ जाता है और धीरे धीरे लोग क्या होते हैं उससे उब जाते हैं, कहते हैं भाई अब कुछ नया ट्राई करना चाहिए। तो उस समय क्या होता है कि जो सामान होता है अब वो धीरे धीरे क्या होता है, बिकना कम हो जाता है। जब वो कम बिकना होता है तो उसके दाम में भी आप देखेंगे दाम भी जो होता है उनके घटने लग जाते हैं। ठीक है, फिर पांचवा क्या स्टेज होती है, शैली का परित्याग। तो पुरानी शैली धीरे धीरे अप्रचलित हो जाती है और एक नया फैशन चक्र शुरू हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं भाई, धीरे धीरे उसको लेना छोड़ देते हैं, और जब उसको लेना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो आपका फैशन चक्र है उससे बाहर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं जो फैशन चक्र को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले कि भाई वो लोकप्रिय होगा, फिर उसकी लोकप्रियता में और ज्यादा वृद्धि होगी। ठीक है, और जैसे पहले प्रस्तुति करी जाएगी फिर लोकप्रियता में वृद्धि होगी, यानी लोग देखेंगे उनको पसंद आएगा, फिर लोकप्रियता की प्रकाष्ठा होगी। एक ऐसा टाइम होगा कि सामान भाई सबको चाहिए होगा और मिल नहीं रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई, उसके डुप्लीकेट बनेंगे तो लोकप्रियता में कमी आएगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसके दाम सस्ते होंगे, फिर लोग उसे छोड़ भी देंगे, फिर नए चीज को देखेंगे। फैशन व्यापारी की भूमिका क्या होती है, तो देखिए फैशन व्यापारी वह व्यक्ति होता है जो अपनी प्रेरणा या कल्पना को डिजाइन में बदलकर, ठीक है, वो क्या करेगा भाई, उसको लगता है कि मैं इस तरह की चीज बनाऊंगा, कल्पना करेगा तो लोगों को ज्यादा पसंद आएगी, तो वो उस चीज को बनाता है। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और मांगों के लिए उत्पादों का नियोजन करता है। उसके बाद भाई अगर ये सामान बन रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है, तो किस तरह से ये लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, उत्पादन किया जाए, उसका संवर्धन किया जाए और वितरण, यानी किस तरह से बनाया जाएगा और कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो इन सब चीजों की समझ जो एक फैशन व्यापारी को होती है, और वो इन सब चीजों पर अच्छे से बेहतरीन तरीके से काम करता है। फैशन के विभिन्न पहलुओं में फैशन व्यापारी की क्या भूमिका होती है, तो देखिए फैशन व्यापारी की भूमिका उत्पादन के 4 प्रमुख चरणों में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, पहला होता है विनिर्माण, यानी सबसे पहले क्या होता है भाई, सामान को बनाना। तो परिधान बनाने के लिए उपयुक्त कपड़े का चयन करना जरूरी होता है कि भाई कपड़ा बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी उत्पादन अच्छा होगा। वस्त्र की ऐतिहासिक और सामाजिक समझ के आधार पर परिधान की रचना करना, कि भाई लोग जो है उस वस्त्र को किस आधार पर, यानी क्या उसकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि लोगों ने भाई इसको पसंद किया तो इसमें कुछ मॉडिफाई कर दे और अच्छा चलेगा, या समाज में इस चीज का कल्चर चल रहा है तो इस चीज को अगर हम प्रमोट करेंगे तो ये ज्यादा चलेगा। तो इस चीज की भी जो समझ होनी चाहिए। मूल्य और लक्षित बाजार को ध्यान में रखते हुए कल्पना को वास्तविकता का रूप देना, तो भाई ये भी देखना जरूरी है कि बाजार में जो है उसका क्या मूल्य होगा जिसपे वो लोग ले लेंगे, और कितने लोग हैं जो इस चीज को खरीद लेंगे। तो इस चीज का भी ध्यान जरूरी है। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई आप ज्यादा पैसा लगा दें और बाद में सामान बिके ना तो घाटा भी हो जाए। ठीक है, तो विनिर्माण करते टाइम चीजों को ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है दूसरा, क्रय बाइंग, अपनी दुकान में रखने और बेचने के लिए फैशन की सामग्री खरीदना। ठीक है, तो आपको क्या करना भाई, वो सामान लेना है जो फैशन में चल रहा है और ज्यादा बिके। प्रवृत्ति और पूर्वानुमान लगाने में निपुण होना ताकि सही खरीदारी की जा सके, और आपको याद रखना चाहिए कि भाई ट्रेंड में क्या चीजें चल रही हैं, क्या आप सामान रखेंगे वो बिक जाएगा। ठीक है ना, क्या आज लोगों को लेटेस्ट उपलब्ध है और कितने समय तक ये चलेगा, तो उस हिसाब से जो है सामान को लेकर आना। संवर्धन, उसके बाद तो डिजाइनर के उत्पादों को उन दुकानों तक पहुंचाया जाता है जहां उनका अधिक विक्रय हो। तो भाई डिजाइनर क्या करेंगे, उस कपड़े को उस मार्केट तक लेके जाएंगे जहां पर जिस समाज के लोग जो उसको ज्यादा पसंद करें। ठीक है, तो ये उनका लक्ष्य होता है। फैशन प्रदर्शनियों में भाग लेना और उत्पादन के लिए लक्षित बाजार ढूंढना। ठीक है, तो कहीं भी फैशन प्रदर्शनी हो रही है तो भाई अपनी जहां पे भी मान लीजिए ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है ना, फैशन प्रदर्शनी होती है, लोग कपड़े वगैरह लेने जाते हैं, तो वहां पर क्या करना भाई, अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना, दिखाना कि भाई क्यों इनका आपका प्रोडक्ट जो बेहतरीन है उनको लेना चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें जो जरूरी हैं ताकि लोगों तक जो है जो आपने सामान बनाया है उसकी जानकारी पहुंचे। तो इसके लिए रचनात्मक सोच होनी चाहिए। ठीक है ना, आप रचनात्मक सोच होनी चाहिए भाई, किस तरह से आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने वस्त्रों के लिए। व्यापारिक कौशल होना चाहिए कि भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से मैं सामान को बेच सकता हूँ। उत्पादन कौशल आवश्यक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि भाई अच्छा सामान बनाना, जब अच्छा सामान बनेगा ठीक है तभी आप उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, तभी वो सामान जो है लोग लेंगे। ठीक है, तो क्रय और संवर्धन जो है वो भी जरूरी है। फिर आता है लास्ट में विक्रय, दुकानों को फैशन की वस्तुएं बेचने के लिए उत्तरदायी होना। ठीक है, कि भाई जो भी दुकानों पर आप बेच रहे हैं अपना सामान, वहां से वो अच्छे से बिक जाए। बाजारों की प्रकृति का ज्ञान होना ताकि उत्पादन की अनुशंसा की जा सके, यानी आपको समझ में रहनी चाहिए ये चीजें कि भाई बाजार में कितना प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, तो इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। उस हिसाब से आपको प्रोडक्शन करना और बाजार तक पहुंचाना। खुदरा दुकान में वस्त्रों को आकर्षक ढंग से सजाने की जिम्मेदारी को संभालना, कि भाई जो आप कपड़े हैं वो लोगों को डिस्प्ले कर सकें, दिखा सकें, कि भाई दूर से लोग आकर्षित होकर उन कपड़ों को लें। ठीक है ना, तो विक्रय करना भी जो है वो जरूरी है। फिर आता है आपका फैशन उद्योग में व्यापार के क्या स्तर हैं।
तो फैशन उद्योग में व्यापार मुख्य रूप से 3 स्तरों पर किया जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे खुदरा संगठन होते हैं, फिर आपका क्रय एजेंसियां होती हैं, फिर आपके निर्यात उद्यम होते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के उद्योग होते हैं। सबसे पहले समझते हैं खुदरा संगठन। यह वह विशेष प्रबंधन प्रक्रिया है जिसके द्वारा फैशन डिजाइनर के शोरूम से उत्पादन को खुदरा दुकानों तक व वहां से ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। तो खुदरा संगठन क्या होते हैं भाई, कि एक डिजाइनर है, उसने कपड़ा बनाया, ठीक है, और वो कपड़ा बनाने के बाद भाई कहाँ जाता है, बड़े बड़े जो शोरूम होते हैं वहां तक जाता है, और शोरूम से फिर कहाँ जाएगा, वो उन क्षेत्रों में भी जाएगा जो खुदरानी छोटी छोटी दुकानें, वहां तक भी पहुंचाया जाएगा ताकि ज्यादा लोगों तक जो है वो सामान पहुंच सके। ठीक है, तो खुदरा संगठन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, क्योंकि भाई छोटी दुकानों पर लोग ज्यादा जाते हैं, तो वहां तक अगर आपके कपड़े की पहुंच है तो ज्यादा आपका सामान बिक सकता है। सेकंड आता है उचित नियोजन द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है भाई, नियोजन करना पड़ता है। सबसे पहले पर्याप्त माल होना चाहिए, विक्रय के लिए माल का पर्याप्त प्रावधान, कि भाई जरूरत के हिसाब से जो भी जितना सामान बिक रहा है वो पहुंच जाना चाहिए। उपभोक्ता की भी पहुंच जरूरी है, यानी उपभोक्ता भी आपके सामान तक पहुंचे। तो माल का बिक्री मूल्य उपभोक्ता की पहुंच में होना चाहिए, कि भाई जो आपने सामान बनाया उसका ये मूल्य रखें कि भाई वो जहां पर जो जिस जगह पे वो सामान बिक रहा है वो लोग उनको खरीद सकें। फिर आता है संगठन को लाभ। खुदरा संगठन को उचित लाभ होना चाहिए, भाई जो खुदरे में बेच रहे हैं, ठीक है ना, उनको जो है लाभ होना चाहिए। तो इस चीज का भी जो ध्यान रखना जरूरी है। तो नियोजन बहुत जरूरी होता है किसी भी सामान को बेचने के लिए। दूसरा आता है क्रय एजेंसी, यानी बाइक एजेंट जो व्यापार होता है। यह एजेंसियां फैशन उत्पादन के क्रय के लिए परामर्शदाता का कार्य करती हैं। निर्यातकों के लिए एजेंसी के माध्यम से बेचना व खरीदना समय और लागत की बचत के कारण लाभदायक होता है। ठीक है, तो किसी ने भाई सामान बनाया, एजेंसी किसी ने भी भाई, और सामान बनाने के बाद वो क्या करते हैं, इन एजेंसियों को दे देते हैं, इनको दे दिया जाता है कि भाई आप इनको प्रमोट करें, इनको बेचें। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, जो डिजाइनर होता है उसका समय बच जाता है और उसको लाभ भी जो होता है वो अच्छा होता है। क्रय एजेंटों का उत्तरदायित्व, तो इसमें क्या होता है भाई, विक्रेताओं की पहचान करना। तो जो भी क्रय एजेंट होते हैं जिन्होंने ये जिम्मा लिया है भाई सामान को बेचने का क्रय एजेंसियों ने, तो वो क्या करेंगे भाई, विक्रेताओं की को पहचानेंगे कि कहाँ पर जो सामान वो ज्यादा बिचेगा। मूल्य का मोल भाव, ठीक है, नेगोशिएशन करना कि भाई कि आप इतने मार्केट में इस रेट पर अपना सामान बेचे तो आपको प्रॉफिट मिल जाए, ये जरूरी है। उत्पादन बनाते समय वह लदान पूर्वक गुणवत्ता की जांच करना, कि भाई जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी मार्केट में बहुत अच्छे से उसको बेचा जा सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का जो है ध्यान रखना पड़ता है। निर्यात उद्यम आता है तीसरा आपका। निर्यात उद्यम दो प्रकार के व्यापारी होते हैं, जो उत्पादन और आयातक यानी खरीदार के बीच समन्वय स्थापित करते हैं, जिसने सामान बनाया है और जो सामान बेचेगा, तो इनके बीच का जो काम करते हैं वो निर्यातक उद्यम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं आपके क्रय व्यापारी। ठीक है, इनकी भूमिका क्या होती है, ये खरीदार और उत्पादन के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं भाई। ठीक है ना, ये क्या करेंगे, जो जिसने बनाया है और जो खरीद रहा है उसके बीच में ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे। दायित्व क्या होता है, सुनिश्चित करते हैं कि उत्पादन खरीदार की आवश्यकता अनुसार विकसित हो। इनकी जिम्मेदारी स्रोत ढूंढने, ठीक है, नमूना लेने व आयातक से बातचीत करने की होती है। यानी उत्पादक ने कोई सामान बनाया, उसके बाद भाई जो खरीदार है जो उनको बेचना चाहता है, तो उनके बीच में क्या करते हैं, कड़ी का काम करते हैं। ये क्या करते हैं भाई, देखेंगे जाके कि सामान कितना अच्छा है, ठीक है ना, अच्छी क्वांटिटी में मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है, कितना सामान मिल सकता है अगर भविष्य में जरूरत पड़े। तो इन सब चीजों को देखकर फिर ये क्या करते हैं, अ, जो उत्पादन वाले होते हैं वो जो खरीदने वाले होते जो जिसने उत्पादन किया है उससे बात करके, जिनको खरीदना है उनसे बात करके इन दोनों का जो सामान का जो है लेन देन करवाते हैं। दूसरा आता है उत्पादन व्यापारी। ठीक है, पहला क्रय व्यापारी, दूसरा उत्पादन व्यापारी व्यापारी तो भूमिका क्या होती है, ये उत्पादन और खरीदार व्यापारी के बीच मध्यस्थता कार्य करते हैं। तो ये भी क्या करते हैं भाई, जो उत्पादन है जो क्रय कर रहा है, तो उसमें क्या देखा था हमने कि जो भूमिका थी क्रय व्यापारी की, वो क्या करता था भाई, खरीदार और उत्पादक के बीच मध्यस्थता कार्य करता था। ये भी क्या करते हैं भाई, मध्यस्थता काम करते हैं। सुनिश्चित करते हैं कि उत्पादन समयबद्ध और खरीदारी की आवश्यकता अनुसार हो। उत्पादन के लिए कच्चे माल का प्रबंधन करना भी इनका दायित्व होता है। तो ये दो काम करते हैं भाई, कि भाई जो उत्पादन प्रक्रिया है, उत्पादन व्यापारी हैं, वो क्या करेंगे भाई, सामान वगैरह का भी ध्यान रखेंगे कि भाई कच्चा माल वगैरह मिल जाए टाइम से और वो लोग सामान बनाएं। ठीक है, और सामान बनाने के बाद उस सामान को बिचवाने का भी जो काम होता है वो किसका होता है, उत्पादन व्यापारी का होता है। ठीक है, तो ये दोनों काम करते हैं। ठीक है, उत्पादन और खरीदार व्यापारी के बीच मध्यस्थता कार्य करते हैं, ये भी इनका भी काम यही है भाई। ये लेकिन ये क्या करते हैं भाई, उत्पादन प्रक्रिया में भी जो है वो भूमिका निभाते हैं, कच्चा माल वगैरह प्रोवाइड करके सामान बना के उसके बाद बिकवाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, क्रय व्यापारी में इनका बस यही होता है कि भाई एक जगह से लिया और दूसरी जगह बिकवाया। नेक्स्ट आता है लक्षित बाजार और बाजार का विभाजीकरण। तो लक्षित बाजार क्या होते हैं, तो लक्षित बाजार उपभोक्ताओं की वह श्रेणी है जिसे फैशन व्यापारी अपने उत्पादन बेचने के लिए लक्षित करते हैं। यानी टारगेट होता है भाई कि किनको हमें अपना सामान बेचना है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, लक्षित बाजार। बाजार विभाजीकरण क्या है, तो यह एक ऐसी नीति है जिसमें बड़े बाजारों को उपभोक्ताओं की
समान आवश्यकताओं के आधार पर उप समूहों में बांटा जाता है। लक्षित बाजार को समझने के लिए बाजार विभाजीकरण का प्रयोग किया जाता है कि भाई कौन से क्षेत्र में हम अपना सामान बेच सकते हैं, ठीक है ना, किन उपभोक्ताओं को क्या सामान बेचना है, ठीक है। तो वो अलग अलग उप समूहों में उनको देखा जाता है और उसके बाद यानी बाजार को पहले बांट दिया जाता है, भाई कौन से क्षेत्र में किस चीज की जरूरत है, कौन से क्षेत्र में किस चीज की जरूरत है, कितने सामान की जरूरत है, तो उसके आधार पर सामान को जो है वहां तक पहुंचाया जाता है। तो इसे कहते हैं बाजार का विभाजीकरण। वही लक्षित बाजार वो होता है कि भाई आपको टारगेट करना पड़ता है कि इस क्षेत्र के अंदर हमें इतना सामान बेचना ही है, तो वो क्या होता है, आपका लक्षित बाजार होता है। बाजार विभाजीकरण के प्रकार कितने हैं, तो बाजार के विभाजित करने के मुख्य चार आधार होते हैं। तो किस तरह से बाजार को जो है विभाजित किया जाता है, तो सबसे पहले जनसांख्यिकी के आधार पर, जैसे जनसंख्या, आयु, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा और आय, तो इसके आधार पर तय किया जाता है भाई कौन सा सामान बेचना है। तो ये सबसे मुख्य समूह है जो बुनियादी मानवीय विशेषताओं पर आधारित होता है कि भाई किस जनसंख्या वर्ग के लोग हैं, उनको क्या चीज पसंद आएगी, उसके आधार पर जो है सामान को बेचना होता है। भौगोलिक, नगरों, राज्यों और क्षेत्रों पर होता है। तो अगर देखें तो भौगोलिक आधार देखें इनका, तो या तो नगरों में होगा, तो राज्यों में या क्षेत्रों में होगा। तो किसी भी स्थान की जलवायु व मौसम कपड़ों के चयन को सीधे प्रभावित करती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ठंडा इलाका है तो वहाँ पे ठंड के कपड़े, गर्मी इलाके हैं तो वहाँ पे गर्मी के कपड़े, ठीक है। तो इसलिए भौगोलिक स्थिति भी जो है आधार होती है किसी भी बाजार का। व्यवहारगत, विशिष्ट उत्पादों या सेवाओं पर लोगों की राय और प्रतिक्रिया, ठीक है। तो ये भी देखना जरूरी होता है कि भाई बाजार में कि लोगों की किसी प्रोडक्ट के लिए क्या मांग और प्रतिक्रिया है, ठीक है, लोग उसके बारे में किस तरह से सोचते हैं, ठीक है। तो इससे उत्पादन और सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इससे क्या कर सकते हैं भाई, उसको और ज्यादा बेहतर बना के उस बाजार तक पहुंचाया जाएगा ताकि उसे जो भी खरीदार हैं वो खरीदें। मनोवृत्ति और मनोवैज्ञानिक, तो जीवन शैली, सामाजिक गतिविधियां, अभिरुचियां हो गई, मनोविनोद हो गए, संबंधी कार्य हो गई, आवश्यकताएं हो गई, अपेक्षाएं हो गई, तो इसके आधार पर भी जो है वो बाजार काम करता है, ठीक है। तो समान जीवन शैली वाले लोग एक लक्षित बाजार मानते हैं। तो मान लीजिए भाई किसी एक क्षेत्र में समान जीवन शैली यानी एक ही प्रकार के लोग हैं, एक ही प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही तरह का जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उसी हिसाब से कपड़े और जो भी सामान है वो खरीदेंगे। तो इस तरह से जब भी हम बाजार की बात करते हैं तो बाजार को जो है इन चार आधार पर देखा जाता है और इन्हीं आधार पर तय किया जाता है भाई कि किस तरह से जो है हम सामान को अपने प्रमोट करेंगे, बेचेंगे। उत्तम व्यापार के वंचित बिंदु, तो उत्तम व्यापार कैसे हो सकता है, तो सफल व्यापार सुनिश्चित करने के लिए फुटकर व्यापारी को इन 6 मूलभूत सही बातों को संतुलित करना पड़ता है, ठीक है। यानी अगर आपको एक सफल व्यापारी बनना है तो कुछ चीजों को ध्यान बिल्कुल रखना है। सबसे पहला सही व्यापार, दुकान के सेल पर उस सामान से भरा होना चाहिए जिसकी ग्राहकों को जरूरत रहती है, यानी जो जिसकी डिमांड ज्यादा है वो जैसे ही ग्राहक आपकी दुकान में आए उसे वो दिखना चाहिए। सही स्थान पर, व्यापार के लिए स्थान सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्राहक तक पहुंचना तय करता है। यानी कि जहां पर लोग ज्यादा आते हैं वहां पर दुकान जरूरी है, क्योंकि भाई जिस क्षेत्र में लोग ज्यादा होंगे, अगर वो उस क्षेत्र के लोग उस सामान को ज्यादा देखेंगे तो लेना भी ज्यादा पसंद करेंगे। जिस जगह पर लोग ही नहीं आ रहे वहां पे दुकान खोलने का कोई फायदा भी नहीं है। सही समय पर, अधिकांश व्यापारी सामग्री मौसमी प्रकृति की होती है, इसलिए जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो तभी उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए सर्दी आ रही है तो सर्दी के कपड़े ऑन द स्पॉट पहुंच जाने चाहिए सर्दी आने से पहले, ताकि लोग पहले से तैयार हैं उसको लेने के लिए। नेक्स्ट, सही मात्रा में, बिक्री की मात्रा और बिकाऊ सामान सूची की मात्रा के बीच लाभप्रद संतुलन होना चाहिए। यानी जितना आपने खरीदा है और जितना आप बेच रहे हैं उसके बीच में एक संतुलन का होना जरूरी है, ठीक है। सही मूल्य, मूल्य इतना हो कि दुकान को लाभ मिले फिर भी इतना कम हो कि प्रतिस्पर्धा में रह सके और ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो। तो भाई सही मूल्य होना चाहिए, इतना मूल्य होना चाहिए कि भाई प्रतिस्पर्धा तो बाजार में रहती ही है कि वो अपना प्रॉफिट भी कमा ले, ठीक है ना, और ग्राहकों को भी ये महसूस ना हो कि भाई ज्यादा हमसे पैसे ले लिए गए हैं, और सामान भी उनका जो है वो बिक जाए। तो सही मूल्य होना जरूरी है। सही संवर्धन, प्रचार पर किए गए निवेश और आकर्षित ग्राहकों की संख्या के बीच सही संतुलन चाहिए कि भाई प्रचार ऐसा किया जाए, ऐसा प्रचार पे ऐसा निवेश किया जाए ताकि लोग जो हों आकर्षित हों, ग्राहक आकर्षित हों और बड़ी संख्या में जो है आपके यहाँ पर आए। ऐसा नहीं कि भाई आपने प्रचार पे ज्यादा खर्चा कर दिया और उस हिसाब से जो लोग भी आपके पास नहीं आ रहे, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वो है फैशन का खुदरा संगठन। फैशन उद्योग में संगठन प्रणाली को मुख्य रूप से 3 प्रकार के खुदरा व्यापार में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला आता है आपका छोटा एकल इकाई स्टोर। तो इसकी विशेषता क्या होती है, यह एक पड़ोस की या स्थानीय दुकान होती है, ठीक है। जहां भी आप रह रहे हैं आपके आस पड़ोस में जो कोई दुकान होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, छोटा एकल या इकाई स्टोर कहते हैं। इसका प्रबंधन यह आमतौर पर एक व्यक्ति या उसके परिवार द्वारा जो है वो चलाया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है आपका विभागीय स्टोर। इसकी विशेषता क्या है, यह एक बड़ा स्टोर होता है जिसमें अलग अलग विभाग होते हैं। उदाहरण, कपड़े, खेल का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि के लिए अलग अलग सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसमें छोटे स्तर पर, स्थानीय स्तर पर पाई जाती है जो दुकानें। दूसरा होता है विभागीय स्टोर, यानी बहुत सारे स्टोर होते हैं, उनके अंदर भी आप देखेंगे कपड़े जो होते हैं वो रखे जाते हैं।
तीसरा जो आता है वो होता है स्टोर श्रृंखला, जिसे चेन स्टोर कहा जाता है। ये एक ही ब्रांड के नाम से चलने वाली कई फुटकर दुकानें होती हैं। तो यहाँ पर एक ही ब्रांड के आपको कपड़े देखने को मिलेंगे अलग अलग जगहों पर। प्रबंधन, इनका प्रबंधन जो होता है वो केंद्रीय स्तर पर किया जाता है, यानी एक हेड कंपनी होती है, वहीं से जितने भी स्टोर खोले जाते हैं उन सारे स्टोरों को जो है वो मॉनिटर किया जाता है। इनकी मानकृत व्यावसायिक विधियां और पद्धतियां एक जैसी होती हैं। तो भाई जिन्होंने जो भी स्टैंडर्ड बनाए होते हैं एक ही स्टैंडर्ड पर एक ही तरह से सामान को बेचा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टोर श्रृंखला के प्रमुख विभाग और उनके कार्य। तो कौन कौन स्टोर श्रृंखला में केंद्रीय प्रबंधन के तहत काम करती हैं और उनके कार्यों को निम्नलिखित विभागों में बांटा जाता है। तो स्टोर श्रृंखला में आप देखेंगे भाई विभाग, बहुत सारे विभाग बनाए गए हैं, उसके आधार पर जो है प्रोडक्ट को बेचा जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें व्यापारिक विभाग होगा, जो क्रय विक्रय, व्यापारिक नियोजन और नियंत्रण का कार्य करता है। दूसरा आता है विक्रय और संवर्धन विभाग। इसका काम क्या होता है भाई, ये विज्ञापन करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, जनसंपर्क करते हैं और दृश्य व्यापार का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये इनका काम क्या है भाई, प्रोडक्ट को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होता है, ठीक है। तीसरा आता है वित्त और नियंत्रण विभाग। सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन और सामान्य सूची नियंत्रण, भाई कितना सामान बिका है, कितनी क्वांटिटी में बिका है, तो ये सारा जो होता है वो वित्त और नियंत्रण विभाग के कंट्रोल में रहता है। फिर आता है प्रचलन विभाग। दुकानदार और व्यापार सामग्री की सुरक्षा की देखभाल तथा सुविधा की देखरेख। भाई जो भी सामान है, ठीक है ना, उसकी जो उसको सही से रखा गया है कि नहीं रखा गया है, ठीक है ना, और उसकी सुरक्षा देखना होता है कि और किसी सुविधा की जरूरत है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो जो आपका प्रचलन विभाग होता है वो करता है। फिर आता है क्रमिक और शाखा स्टोर विभाग। आवश्यकता अनुसार ये निर्धारित करता है कि कौन कब कहाँ कार्य करेगा। कर्मचारियों के प्रबंधन का कार्य, ठीक है। तो इसका काम है भाई, जो कार्मिक और शाखा स्टोर विभाग है वो क्या करता है भाई, कर्मचारियों का प्रबंधन करता है कि भाई कौन सी जगह पे किसको क्या काम करना है, तो ये सारी चीजें ये देखता है। जीविका के लिए आवश्यक कौशल और योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, यानी अगर आप जीविका में अवसर देख रहे हैं तो कौन कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो फैशन डिजाइनर और व्यापारी दोनों को सफल होने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कौशल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आवश्यक जो कौशल है वो है पूर्वानुमान योग्यता। ये बहुत जरूरी है किसी भी फैशन के लिए। तो फैशन की प्रवृत्ति का अनुमान लगाने की योग्यता, इसमें विगत और वर्तमान फैशन प्रवृत्तियों के आधार पर भावी फैशन प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना शामिल है। यानी कि जो भी भाई इसमें अपना करियर देख रहा है उसको ये याद रखना चाहिए कि भाई पहले यानी अगर हम देखें तो पास्ट में किस तरह का फैशन चल रहा था और अभी जो हमारा है इस टाइम प्रेजेंट में किस तरह का फैशन चल रहा है, और इन फैशनों को मिला के भविष्य में यानी फ्यूचर में किस तरह का फैशन ट्रेंड कर सकता है, इस चीज का पुनर्नुमान लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज की समझ जो उसके अंदर होनी चाहिए, जो इसमें अपनी जीविका के लिए अवसर देख रहे हैं। विश्लेषणात्मक योग्यता, संपूर्ण अर्थव्यवस्था और अपनी विशिष्ट कंपनी की अर्थव्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए कि भाई वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कितना पैसा लगाया है, कितना आपको क्या नाम है प्रॉफिट कमाना है, तो इन सब चीजों की भी अच्छे से उसको जानकारी होनी चाहिए अगर वो किसी कंपनी में कार्य कर रहा है तो। समझना कि कौन सी शैलियां उपभोक्ता बजट में समा सकेंगी ताकि पूंजी निवेश में उचित लाभ मिल सके। भाई इस चीज को समझना कि कौन सी शैली के कपड़े हम बनाएं, कितना हमारा खर्चा आए ताकि हमारा प्रॉफिट भी निकल जाए और हमें नुकसान भी ना हो और हमारा सामान भी जो है वो बिक जाए, ठीक है। तो इन सब चीजों को जो है ध्यान में यानी इसको विश्लेषणात्मक आना चाहिए, ठीक है। तो विश्लेषणात्मक योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। फिर आता है संप्रेषण योग्यता। निर्माता के साथ मूल्यों को तय करने के लिए बातचीत करने की योग्यता होनी चाहिए। यानी जो सामान भाई जिसने बनाया है उससे आप लेके खरीद रहे हैं, खरीद के सामान मार्केट में बेच रहे हैं, तो आपको एक अच्छा मूल्य जो है उससे लेना है ताकि आपको भविष्य में से बेचने में कठिनाई ना हो। तो इस चीज की भी जो नॉलेज होनी चाहिए, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। उत्पादन को जनसाधारण को बेच सकने की क्षमता, तो आपको भाई ये भी होना चाहिए कि आपने जो उत्पादन लिया है वो आम लोगों तक किस तरह से बेच सकें, ठीक है। चाहे वो आप विज्ञापन के द्वारा लोगों को आकर्षित करें, समाचार पत्र में दें ताकि लोग उस प्रोडक्ट के लिए आकर्षित हों और उसे खरीदें। टैली एवं व्यापार बोध का ज्ञान, तो फैशन और व्यापार दोनों की गहरी समझ होनी चाहिए, ठीक है ना। एक बनाना अलग चीज है, बेचना अलग चीज है, तो इन दोनों की जो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। व्यावसायिक शैक्षिक योग्यता, यानी इसके लिए आप कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो फैशन व्यापार में करियर बनाने के लिए विभिन्न स्तर के कार्यक्रम उपलब्ध हैं। सर्टिफिकेट डिप्लोमा ले सकते हैं आप, 6 माह से 1 वर्ष तक के सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर चलते रहते हैं, ठीक है, लोग सिखाते हैं इसमें। स्नातकोत्तर कार्यक्रम, यानी आप इसमें क्या कर सकते हैं भाई, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। फैशन व्यापार से संबंधित 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी होता है, ठीक है ना, तो आप इसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। स्नातक कार्यक्रम फैशन डिजाइन अथवा फैशन व्यापार में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि कार्यक्रम, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे कोर्सेज आते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो यहाँ पर आपको अच्छे से फैशन और व्यापार की समझ जो है सिखाई जाती है। तो इन कोर्सों को करके भी जो है आप अपने करियर के लिए एक जीविका का साधन जो बना सकते हैं।
फैशन डिजाइन के क्षेत्र में जीविकाएं कहाँ कहाँ पर हैं? तो फैशन डिजाइन का क्षेत्र केवल कपड़े डिजाइन करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें कई रचनात्मक और व्यावसायिक जो है भूमिकाएं भी शामिल होती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो आप क्या कर सकते हैं, दृश्य व्यापार डिजाइनर यानी विजुअल मर्चेंडाइजर बन सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से उत्पादकों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी आपका कोई भी प्रोडक्ट है इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। कार्य क्या है? शोकेस में प्रदर्शन करवाना, दुकानों में सामान व्यवस्था करना कि भाई किस तरह से रखा जाएगा, किस तरह से लोग आकर्षित हो, पुतलों को आकर्षक ढंग से सजाना। ठीक है, आकर्षक प्रचार वाक्यों की रचना करना। ठीक है, जैसे बहुत सारे आप देखते हैं ना ऐसे जो प्रचारक शब्द या रखे जाते हैं जिससे लोग क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इस टाइप के जो होते हैं। विज्ञापन अभियानों का नेतृत्व करना, तो भाई जो भी विज्ञापन है उनको नेतृत्व करें, उसे समय समय पर समय के अनुसार जैसा ट्रेंड हो उस हिसाब से बदलना भी चाहिए ताकि लोगों को और ज्यादा आकर्षित किया जा सके। फैशन डिजाइनर बन सकते हैं आप, ये सीधे तौर पर वस्त्रों और परिधानों की रचना में शामिल होते हैं कि आप एक कपड़े को कितना अच्छा लुक दे सकें। तो कार्य क्या है, कपड़ों और परिधानों की रचना का विशिष्ट कार्य है ये। लोकप्रिय डिजाइनरों के साथ काम कर सकते हैं आप, स्वयं का फैशन कार्य यानी अपना ब्रांड शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी करियर का ऑप्शन है। सेट डिजाइनर बन सकते हैं आप, ये दृश्य प्रस्तुतियों के लिए पृष्ठभूमि का डिजाइन तैयार किया जा सकता है। तो बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे भाई, टीवी कार्यक्रम हो गए, नाटक या मंचन हो गया, तो यहाँ पर आप देखते हैं बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें क्रिएट करी जाती हैं। तो अगर आपको अच्छे फैशन की जानकारी है तो आप तो इसके तौर पर भी काम कर सकते हैं। जैसे चलचित्र हो गया, टीवी नाटक सेट डिजाइन तैयार करना। ठीक है ना, व्यापार प्रदर्शनों और संग्रहालय के लिए डिजाइन तैयार करना, तो इसमें भी जो है आप देखते हैं करियर के एक बेहतरीन अवसर उपलब्ध हैं। ठीक है, फिर आता है आंतरिक डिजाइनर, ये किसी स्थान को रहने या काम करने लायक बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, जिसमें सौंदर्य और क्रियाशीलता दोनों शामिल होती है। तो आप भाई कोई नया ऑफिस स्टेबल कर रहे हैं या कोई नया सेट बना रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, इंटीरियर डिजाइनर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो आपका कमरा वगैरह होता है या जो आपका घर वगैरह होता है या आपका ऑफिस वगैरह होता है उसको बेहतरीन तरीके से सजाने का काम करते हैं। ठीक है, कार्य क्या है, डिजाइनर को कार्यात्मक रूप से प्रदान करना कि भाई जैसा कार्य है उस हिसाब से डिजाइन करना होता है। किसी विशेष स्थान जैसे खुदरा दुकानों, घर, दफ्तर, होटल को ऐसा आंतरिक रूप देना जो उसके सौंदर्य, सुरक्षा और क्रियाशीलता में वृद्धि करे। ठीक है, क्योंकि आप उसको ऐसा बना दें कि लोग जो है आकर्षित हों देख के उस डिजाइन को। ठीक है, तो इस तरह के जो काम कर सकते हैं आप जीविका के तौर पर। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।